गुड इवनिंग साथियों। 2025 में मैट्रिक फाइनल एग्जाम के रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। इसके पहले हमने अलजेब्रा बीजगणित से रिलेटेड जो भी 3-4 चैप्टर हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और ट्रायंगल भी हमने पढ़ चुका था, सिमिलरिटी के बारे में जो पढ़ना था। जो चूँकि ये चैप्टर छूट गया था तो इसलिए पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, पूर्व ज्ञान। क्लास 9 में आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, इस तरीक़ा से आगे आए थे तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 10th के नॉलेज में जो मेरा मेन रिवीजन है, जो पूर्व ज्ञान का ज़रूरत है, वो 2 संख्याएं का ध्यान में है। परिमेय संख्या, ठीक है, तो रेशनल नंबर बोलते हैं इसको, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q एक पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो। ये ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, 7 है तो 7 को लिख सकते हैं 7/1, 7/1, तो p/q के रूप में हो गया। p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, और q बराबर 0 नहीं है, नीचे 0 नहीं है। ठीक है, 2/3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है और √16। ठीक है, ये है तो √16, लेकिन 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। ठीक है, तो 4 को 4/1 दे देंगे, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या थी? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p q पूर्णांक हो और q बराबर नॉट 0 हो। बेसिकली क्या हो गया? परिमेय संख्या कौन होगा? अपरिमेय कौन होगा? तो जो परिमेय नहीं है वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल √2, √3। देखिए √2 का कोई सॉल्यूशन आता नहीं है तो इसको p/q के रूप में लिखना नहीं है, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब परिमेय संख्या p/q के रूप में तो हो गया, तो पता है कि इसमें क्या होगा? q से हम p को भाग देंगे, तो भाग देने के बाद कुछ तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 टाइप का। पहला क्या हो गया? शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल के लिए 3/8। अगर 3/8 लिखे तो हम 8 से 3 में भाग देंगे, मेरे पास रिजल्ट क्या है? 0.375। यहाँ तक 5 पे जाके क्या हो गया? ये 5 तक जाके ये खत्म हो गया। ठीक है, 5 तक जाके ये खत्म हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। मतलब ये कट गया, फाइनली क्या हो गया? ये कट गया, थोड़ा 2 अंक 3 अंक दशमलव के बाद जाके, लेकिन कट गया, तो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। अशांत आवर्ती। ठीक है, इसमें क्या है? अशांत है और आवर्ती है। आवर्ती मतलब होता है रिपीटिंग। आवर्ती मतलब क्या होता है? जो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल रूप में ये 1/3 आप देख रहे होंगे, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं तो 3 से 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? वही 0.33333। ये क्या हो जाएगा? बस रिपीट होते रह जाएगा, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो वही यहाँ पर लिखा गया, ये ख़त्म होने वाला कहीं पर नहीं है, बस रिपीट होगा। तो ये भी परिमेय संख्या ही है, ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या का ही होता है, लेकिन चूंकि ये रिपीटेशन होता है एक ही संख्या का। ठीक है, भाग दिए तो 1 संख्या 2 संख्या कुछ होगा, मतलब 3-4 अंक के बाद क्या होगा? वापस ये रिपीट हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है? 3 देख सकते हैं, सिर्फ 3 रिवीजन हो, सिर्फ 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो जितना अंक रिपीट होता है ना, उसी के ऊपर हम क्या देते हैं? रेकरिंग। इस तरीका से निशान जो यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 0.3 ही रिपीट हो रहा था, बार बार 3 रिपीट हो रहा था, तो 3 के ऊपर क्या दे दिया हम? रेकरिंग। ये हो गया पहचान। ठीक है, उसी तरीका से इसमें 1/7, इसको जब भाग दिए तो 0.142857। ठीक है, फिर देखिए फिर से 142857। अगर आगे जाएंगे फिर से ये 142857। मतलब इसमें भी रिपीटेशन हो रहा है भाग देने के बाद, लेकिन इसमें कितना हो रहा है? 6 अंकों का हो रहा है, 142857। फिर से वही आएगा, तो क्या करेंगे? ये जो अंक रिपीट हो रहा है ना, जितना, उसी के ऊपर क्या दे दिए हम? रेकरिंग। क्या दे दिए? रेकरिंग। ये शांत दशमलव परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार है। अशांत आवृत्ति भी क्या है? परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या में क्या हो रहा है? अशांत अनावर्ती, मतलब एक तो दशमलव के बाद वो कभी खत्म होने वाला है नहीं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या था कि रिपीट हो रहा था, एक ही संख्या क्या हो रहा था? बार बार रिपीट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहा है।
बस कभी एक कभी वो चलता रहता है। एग्जाम्पल देखिए, रूट टू का सोल्यूशन किए हैं तो 1.41421352 इस तरीके से, और आगे अलग अलग नंबर आ रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रिपीटेशन वैसा पैटर्न नहीं आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई का भी जो है दशमलव प्रसार अशांत है, इस तरीके से ये जाएगा और आगे कुछ ना कुछ संख्या आगे आते रहेगी, तो ये नहीं है। हम लोग पाई का मान लेके चलते हैं 22/7। ठीक है, तो 22/7 हम पाई का लगभग मान लेके चलते हैं, ये पूरा पूरा मान नहीं है 22/7, ध्यान दीजिएगा। पाई का लगभग मान 22/7 है, इसलिए हम पाई को अपरिमेय बोलते हैं और 22/7 को क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक होना चाहिए, ये ऑलरेडी क्लास 9 का चीज़ है। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्लास 10 पे, जो बेसिक पॉइंट है, थ्योरम के रूप में है कुछ, तो हम लोग यहाँ पर उसको प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो थ्योरम कहता क्या है उसका इस्तेमाल आगे जरूर होगा, इसलिए वो ध्यान हमको रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, प्रत्येक भाज्य संख्या जानते होंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है, को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको समझाते हैं एग्जाम्पल से। भाज्य संख्या क्या हो गया, जो संख्या जिसका दो या दो से अधिक संख्या से जो भाग लग जाए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि 18 है, तो 18 क्या है, 1 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, ये 6 से भी लग रहा है, 9 से भी लग रहा है, 18 से भी लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक भाज्य संख्या हो गया 4। ठीक है, भाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 2। ठीक है, तो पता होगा कि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। ये थ्योरम बस यही पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, बड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम अभी लिए एग्जाम्पल 18 ही ले लिए, तो क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो इस 18 को हम इसके गुणनफल के रूप में लिखे कि नहीं लिखे, यही बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे ये पॉइंट बोला कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास लिख दिया गया इस तरीके से 30। ठीक है, लेते हैं, तो 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो बोल रहा है कि इसका जो ये अभाज्य गुणनफल होगा ना, ये अद्वितीय होगा। मतलब 30 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। हाँ, ये जो है इसमें हम क्रम आगे पीछे कर सकते हैं कि 3 गुना 2 गुना 5 लिख दिए। ठीक है, या फिर हम 5 गुना 3 गुना 2 लिख दिए, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन रहेगा वही कि 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है और 5 एक बार आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट में वही बोल रहा है, इस पॉइंट में यही बोल रहा है कि यह गुणनखंडन क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अगर हम लिख दिए 30 को क्या लिखे, 2 गुना 3 गुना 5, ये उसका अभाज्य गुणनखंड आया। तो 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड यही हो गया, फिक्स है, यही संख्या है। बस इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं कि चलो 3 को पहले लिख दिए, 2 को पहले लिख दिए, 5 को पहले लिख दिए, तो ये क्रम में आगे पीछे हो सकता है। अगर इस क्रम को हम इग्नोर करें तो ये अद्वितीय हल होगा, इसके अलावा कोई और इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रमेय को एक लैंग्वेज में लिख दिया गया है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। वही बात है, प्राकृत संख्या, अभी हम लोग एग्जाम्पल के रूप में 30 लेके चले, तो 30 तो प्राकृत संख्या ही है ना। ठीक है, तो वही बात है, बस लैंग्वेज इसका चेंज है। ठीक है, बहुत ध्यान देना है इस पॉइंट पे। अब आते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF एवं LCM निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में सीखे हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। एक ऐसा गुणनखंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या का प्रयोग हो, जैसे हम लोग अभी 30 का गुणनखंड किए, 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो इसमें ये देखिए सब क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये 30 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसी विधि का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, HCF और LCM ज्ञात करेंगे।
बहुत आसान तरीका है ज्ञात करने का, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता इसमें। तो पहले देख लें फॉर्मूला, फिर एग्जाम्पल पे आएंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो बोला गया है कि संख्याओं में एचसीएफ निकालना है तो कम से कम तो दो संख्या मेरे पास रहेंगे। तो वही बोल रहा है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। दो संख्या रहेगा, एक हमारे पास हो गया मान के चलिए 20, एक हमारे पास हो गया 30। तो अभाज्य गुणनखंड किए, 20 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5, ये हो जाएगा। और 30 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। तो अभाज्य गुणनखंड तो हो गया। अभी यही बोल रहा है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, उभयनिष्ठ, ठीक है, इसमें 2 गुना 2 गुना 5, इसमें 2 गुना 3 गुना 5, उभयनिष्ठ यानी कि जो दोनों में मिले, ठीक है। तो देखिए ये 5 है, दोनों में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, दोनों में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 20 में क्या है, 2 बार 2 है, ध्यान दीजिए, और 30 में 1 बार 2 है। तो उभयनिष्ठ मतलब जो मिले, तो 2 बार नहीं ना मिल रहा है, इसमें एक ही बार ना है, तो एक ही कॉमन हो गया। तो ये 2 और यहाँ से क्या 5, ये 2 कॉमन निकल गया, उभयनिष्ठ निकल गया। अब बोल रहा है इसका सबसे छोटा घात, सबसे छोटा घात, तो यहाँ 2 था, 2 बार, हमको 2 बार नहीं लेना है, छोटा वाला 1 बार वाला लेना है। तो 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, क्या हो गया 10, यानी 10 क्या हो जाएगा 20 और 30 का एचसीएफ हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल इसका देखेंगे। फिर आते हैं ये एलसीएम में क्या बोल रहा है, वही चीज, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। देखिए अभी हम लोग लिए 20 का 30 का, तो एचसीएफ तो निकाल दिए, फिर से इसका करें क्या अभाज्य गुणनखंड। तो 20 का हो गया 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है, और 30 का हो गया 2 गुना 3 गुना 5। एचसीएफ में क्या बोला कि कॉमन गुणनखंड होगा, कॉमन जो अभाज्य संख्या है ना वो होगा। लेकिन 30 में क्या, इसमें एलसीएम में क्या बोल रहा है कि कॉमन नहीं, जितना भी अभाज्य संख्या है ना सबका होगा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है दोनों मिला के, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका सबसे बड़ा घात, तो 2 का बड़ा घात कौन है, 2 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो 2 का बड़ा घात 2 हो जाएगा, गुना 3 तो एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, तो ये 2 दूना 4 या 12 पंजे 60, ये क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। 2 संख्या के लिए हो गया, 3 संख्या रहेगा तो भी ये हो जाएगा, 10 संख्या रहेगा तो भी ये हो जाएगा। ये आसान तरीका है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखना है। अभी देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल जो हमने दिया है यहाँ पर। देखिए 12 और 20 का एचसीएफ एवं एलसीएम निकालना है, ठीक है। 12 और 20 दो संख्या है, उसका एचसीएफ और एलसीएम। तो क्या करिए, पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड किया, क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 3। 20 का किया अभाज्य गुणनखंड, क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 5। अब इसको पहले हम पावर के रूप में लिख देते हैं। अब चूंकि यहाँ पर 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 का पावर क्या हो गया 2, 3 आया है 1 बार, तो 3 का पावर क्या हो गया 1। उसी तरीके से नीचे 2 कितना बार आया है 2 बार, तो 2 का पावर 2 यहाँ लिख दिए। 5 कितना बार आया है 1 बार, तो 5 का पावर क्या लिख दिए 1, ठीक है, पावर के रूप में हो गया। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या था कि जो भी अभाज्य गुणनखंड है ना उसमें उभयनिष्ठ हमको ढूंढना है, उभयनिष्ठ यानी जो दोनों मिले। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 तो उभयनिष्ठ हो गया। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो गुणनखंड उभयनिष्ठ कौन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है 2 हो रहा है। अब इसका क्या बोल रहा है छोटी घात, एचसीएफ में क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड का छोटी घात। तो छोटी घात, अब दोनों में तो घात 2 ही है, दोनों में 2 का पावर 2 ही है, तो छोटा भी यही हुआ बड़ा भी यही हुआ, तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 क्या हो गया हमारे पास एचसीएफ हो गया। और तो कोई उभयनिष्ठ था नहीं तो लेते नहीं, एचसीएफ ही हो गया। उसी तरीका से एलसीएम में क्या बोला कि जितना भी अभाज्य गुणनखंड है ना, जो भी संख्या आ रहा है वो सब का बड़ा वाला घात का गुणनफल, ठीक है। तो 2 का बड़ा घात बोले कि 2 का पावर 2 ही है, क्योंकि वही बड़ा भी है वही छोटा भी है। 3 है 1, 5 है 1 बार, अब इसको गुना कर दिया क्या आ गया 60, ये क्या निकल गया मेरे पास एलसीएम, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है ये निकालने का। आगे आते हैं एक और एग्जाम्पल। यहाँ पर 3 संख्या लेके चल रहे हैं कि 20, 24 और 60। इसका क्या करना है एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या फिर वही काम कि 20 को तोड़े अभाज्य गुणनखंड में, क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 5। पावर में इसको रख दिए तो 2 2 बार है, तो 2 का पावर 2, 5 1 बार है तो 5 का पावर 1, ठीक है। दूसरा संख्या 24, तो 24 को तोड़े 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। पावर में लिखे 2 कितना बार आया 3 बार, 3 आया 1 बार, लिख दिए। 60 तोड़ दिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार, ठीक है। संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब एचसीएफ निकालना है, तो देखो कि गुणनखंड उभयनिष्ठ कौन सा है,
तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 वैनिस्ट हो गया। ठीक है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 वैनिस्ट नहीं होगा। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वैनिस्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ भी वैनिस्ट क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 उपनिष्ठ मिला। उसका छोटा घात देखिए, 2 का घात, यहाँ पर सबसे बड़ा घात 2 का कौन है, 3 इसमें है दूसरे वाले में, और सबसे छोटा कौन है, 2 का घात 2। तो छोटा वाला हमको लेना है, तो छोटा वाला ले लिए, 2 का पावर 2, क्या हो गया, HCF 4 आ गया। ठीक है, उसी तरीका से LCM निकाले, तो क्या LCM में क्या बोला गया था कि जितना भी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड का संख्या है ना, सबको हमको रखना है। तो अभाज्य गुणनखंड संख्या कौन कौन सा है, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, यही 3 इसमें पूरा में इस्तेमाल हुआ है, ये पूरा में। अब बोल रहा है इसका बड़ा वाला घात का गुना करना है, तो 2 का सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो 2 का पावर 3 है। 5 एक ही बार है और 3 भी एक ही बार है, तो बड़ा तो यही हो गया। अब गुना कर दिए तो क्या आ गया, 120, ये निकल गया LCM। इस तरीका से 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, सबका निकल जाएगा, और बहुत आसान तरीका से। जब 2 3 5 तो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, तो निकालने में आसानी होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं, देखिए बोल रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों A एवं B के लिए ये फार्मूला है कि HCF गुना LCM बराबर A गुना B, यानी संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अगर 2 संख्या है तो ये बोल रहा है, 2 संख्या है तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ये 12 20 का लिए थे। ठीक है, तो बस यहाँ पर दिया हुआ है, अगर 8 और 20, हम पहले क्या करेंगे, इसको निकाल के देते हैं कि किस तरीका से इसका LCM कितना होगा और HCF कितना होगा। तो अगर आप अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड से अभी जो बताया उससे, तो 8 और 20, इसका HCF कितना आ जाएगा, 4, और इसका LCM कितना आ जाएगा, 40। आप निकाल के उसे चेक करिए ऐसा आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि HCF गुना LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या के लिए ये है, 2 से ज़्यादा के लिए नहीं है। तो अगर हम 8 और 20 का HCF और LCM का गुना करते हैं तो आ जाता है 160। ठीक है, और अगर हम दोनों संख्याओं को भी गुना कर रहे हैं 8 और 20 को, तो भी कितना आ रहा है, 160। ठीक है, तो ये रिलेशन है दोनों संख्या और उसका HCF और उसका LCM। बस ध्यान ये देना है कि सिर्फ 2 ही संख्या होना चाहिए, सिर्फ 2 संख्या के लिए, आगे के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसी बात को यहाँ पर क्लियर किया गया है कि नोट में दे दिया गया है कि HCF ऑफ PQR गुना LCM ऑफ PQR बराबर नॉट P गुना Q गुना R। मतलब अभी हम बोले कि ये जो फार्मूला है ऊपर में जो हम लोग देखे, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 संख्याओं के लिए है। इसको 3 संख्या 4 संख्या पे इस्तेमाल नहीं कर देना है कि LCM गुना LCM, LCM गुना HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, सिर्फ 2 संख्या के लिए, बाकी के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। लेकिन 3 संख्याओं के लिए किस तरीके से निकालेंगे, तो वही फार्मूला यहाँ पर लिख दिया गया है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। LCM ऑफ PQR यानी 3 धनात्मक संख्या है, उसका LCM निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए P गुना Q गुना R, तीनों संख्याओं का गुना। ठीक है, और फिर गुना क्या हो जाएगा, निकाल क्या रहे हैं, LCM, तो यहाँ क्या हो जाएगा, HCF, PQR का HCF। ठीक है, तीनों संख्या को गुना किए और उसको HCF से गुना किए, और नीचे भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा HCF का गुना होगा 2 संख्या का। PQR था तो HCF PQ गुना HCF QR गुना HCF PR। ठीक है, ध्यान देना है, हम निकाल रहे हैं LCM, तो फार्मूला में हर जाएगा सिर्फ और सिर्फ HCF, क्या लिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ HCF। ठीक है, उसी तरीका से अगर हम HCF निकालेंगे, HCF ऑफ PQR, तो फार्मूला में हर जगह क्या लिखाएगा, LCM। ठीक है, देखिए फार्मूला बिल्कुल वही है, बस LCM की जगह पर HCF हो जाएगा और HCF की जगह पर LCM हो जाएगा। तो अगर HCF निकाल रहे हैं 3 संख्या का, तो हो गया P गुना Q गुना R, यानी तीनों संख्याओं का गुना। अब इंटू में LCM ऑफ PQR यानी तीनों संख्याओं का LCM, और फिर बट्टे में वही LCM ऑफ PQ गुना LCM ऑफ QR गुना LCM ऑफ PR। ठीक है, याद करने का तरीका बड़ा इसका आसान है, ध्यान दीजिएगा कि LCM निकालना है तो गुना में सिर्फ HCF है, और HCF निकालना है तो गुना में सिर्फ LCM, बस यही पॉइंट। ठीक है, एक बार इसको रिवीजन कर लेना, अच्छे से हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, जहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और यहाँ से प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन एग्जाम में एक आ जाता है। ठीक है, 2 या 3 नंबर का आ जाता है। तो पहले एक प्रमेय है, इस प्रमेय को हम लोग देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, P क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है,
बोल रहा है कि यदि एक अभाज्य संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करते हैं तो वो उस धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 16। 16 वर्ग है, ठीक है। किसका वर्ग है 16? 4 का। किसका वर्ग है? 4 का, ठीक है। तो अभाज्य संख्या, तो 16 को विभाजित करने के लिए अभाज्य संख्या हम ले लिए 2। 2 तो अभाज्य संख्या है, 16 को विभाजित कर रही है, ठीक है। तो 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। तो हम बोल सकते हैं ये p क्या किया? 16 को यानी कि 4 के स्क्वायर को विभाजित कर दिया। तो जो 2 है ना, ये 4 को भी विभाजित करेगी। हम लोग जानते हैं विभाजित करती है, ठीक है। ये थ्योरम कहने का मतलब यही है, ठीक है। एग्जाम्पल कोई बड़ा ले सकते हैं, जैसे हम ले लिए एक संख्या हो गया 15, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर क्या हो गया? 225। अब 225 5 से विभाज्य हो जाता है, पता है 5 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो एक अभाज्य संख्या से हम क्या कर रहे हैं, ये अभाज्य संख्या क्या हो गया हमारे पास? p जो हम माने हुए हैं, और ये हो गया a का स्क्वायर। तो p a स्क्वायर को भाग दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यही अगर p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p जो है ना वो a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। तो a क्या था? संख्या क्या था हमारे पास? 15, और 5 से विभाजित करना था, तो 5 दिया 15, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बस यही बात बोल रहा है। क्या ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है? बिल्कुल हर जगह पर शूट कर रहा है? तो शूट कर रहा है तो ये एक थ्योरम है, इसका हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे, इसी का इस्तेमाल यहाँ पर होना है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके आधार पर क्या करते हैं, ये प्रूफ करने के लिए आता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कोई ना कोई। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं हम लोग? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, यानी विरोधाभास का। मतलब क्या करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या का हमारे पास परिभाषा था क्या? यही ना परिभाषा था कि अपरिमेय संख्या का जो संख्या परिमेय नहीं है। सिंपल बोले तो यही था कि जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे कि बोला गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, √3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, और फिर उसको हम गलत कर देंगे। पहले मानेंगे कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और फिर हम उसको गलत कर देंगे। जब गलत कर देंगे तो वो परिमेय रहेगा नहीं, और परिमेय रहेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रोसेस इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। मान लिया कि √3 क्या हो गया? एक परिमेय संख्या। मान लिए कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमको पता है कि ऐसे इस तरीक़ा से p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ q बराबर नॉट जीरो और p और q पूर्णांक होता है, ठीक है, समझिएगा। तो हम √3 अगर परिमेय संख्या है तो इसको इस तरीक़े से लिख दिए a/b के रूप में, ठीक है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या है? a और b सह अभाज्य है, यानी HCF 1 है, हम इसको लेके चलेंगे। अगर नहीं भी है, जैसे मान के चलिए 3/4, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, हम लिख दिए 6/8। तो 6/8 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन इस परिमेय संख्या को हम और साधारण रूप में लिखेंगे तो 2 तिया 6 कट जाएगा और 2 चौके 8, ये आएगा कि नहीं कट के? ठीक है, आएगा। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये √3 बराबर a/b, ये a और b सह अभाज्य है, मतलब इसका HCF 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको काट छाट के लेके आ जाइए अभाज्य संख्या पे। जैसे हम लोग अभी लिखे 3/4, तो इसका HCF क्या आ जाएगा? 1। लेकिन इसी का मान है 6/8, सेम ही चीज़ है, ठीक है, 6/8 सेम ही चीज़ है। तो इसको 2 से काट दीजिएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, ठीक है, वापस ही आ जाएगा। तो हमको जब यहाँ पर लिखेंगे ना a/b, तो ये वाला लिखना है, ये वाला रहेगा तो नहीं लिखना है, इसको काट के छोटा करके ये वाला लिख देना है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि √3 अगर एक परिमेय संख्या हम लोग मान लिए तो उसको a/b के रूप में लिखे, a/b के रूप में लिखे। a और b क्या हो गया? सह अभाज्य हो गया, मतलब कि HCF क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है ना, वो सिर्फ एक होने वाला है, सिर्फ 1, ठीक है। क्या किए? दोनों तरफ इसका क्या कर दिए? वर्ग कर दिए। तो √3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3, और a/b का वर्ग क्या हो जाएगा? a²/b², ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। तो 3b² बराबर क्या हो जाएगा? a²। तो b² बराबर क्या हो जाएगा? a²/3। b² बराबर क्या हो गया? a²/3, ठीक है। अब a²/3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है वो a² को विभाज्य करेगी। 3 क्या करेगी? a² को विभाज्य करेगी। अब देखिए अभी हम लोग पढ़े 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो हम लोग क्या पढ़े कि यदि p एक अभाज्य संख्या a² को विभाजित करती है तो ये क्या करेगी? a को भी विभाजित करेगी। तो देखिए a² को विभाजित कौन कर रही है? 3, और 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे चूंकि a² 3 से विभाज्य है, देख लीजिए यहाँ पर।
अतः थ्री जो है वो ए को भी विभाजित करेगी, हम लोग जो अभी थ्योरम ऊपर पढ़े उसके हिसाब से, ठीक है। तो अगर अगर थ्री ए को विभाजित करेगी तो इस तरीका से लिखेंगे, ए बटे थ्री लिखेंगे, ए बटे थ्री के थ्री ए को विभाजित कर रही है, तो कर रही है तो विभाजित करेगी तो कुछ ना कुछ तो इसका मान आएगा ना, ठीक है। अगर भाग दे रहे हैं तो कुछ तो रिजल्ट उसका आएगा, विभाजित करेगी तो उस रिजल्ट को हम सी मान लिए। क्या मान लिए? सी। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीका से, तो ए बराबर क्या आ गया? थ्री सी। ए बराबर क्या आ गया? थ्री से आ गया। तो क्या करेंगे, इस ए का मान हम लोग रखेंगे पहले वाले इक्वेशन में, इस ए का मान रखे पहले वाले इक्वेशन में। इक्वेशन क्या था हमारे पास यहाँ पर, थ्री बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, या फिर ये वाला जो भी ले लीजिए। अब ए का मान रखे तो ए का मान क्या आ गया हमारे पास? थ्री से आया, तो इसको ले रहे हैं थ्री बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पर मान रखे तो थ्री बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान थ्री सी, तो थ्री सी का स्क्वायर कर दिए। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? थ्री बी स्क्वायर बराबर नाइन सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? तीन तिया नौ कट जाएगा, तो बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? थ्री सी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मान कितना आ गया? थ्री सी स्क्वायर। अगर यहाँ हम फिर से लिखे सी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिएगा, सी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? बी स्क्वायर बटे थ्री। क्या आ रहा है? बी स्क्वायर बटे थ्री। फिर से जाइए पुराना थ्योरम पे, क्या था हमारे पास? बी स्क्वायर बटे थ्री, मतलब क्या था? वही कि यदि पी एक ए स्क्वायर मतलब कि किसी धनात्मक संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो ये इसको भी विभाजित करेगी। तो सेम यहाँ का थ्री बी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, इसका मतलब थ्री क्या करेगी? बी को भी विभाजित करेगी। बस यहीं तक हमारा अंत है। अब इसको ध्यान से समझना है कि आखिर रिजल्ट निकला कैसे, ठीक है। देखिए, चूंकि क्या हुआ, बी स्क्वायर थ्री से विभाजित है, हम लोग यहाँ पर देखें, अतः थ्री क्या होगा? बी को भी विभाजित करेगी, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर देखें कि थ्री ए को विभाजित की, फिर देखें कि थ्री क्या कर रही है? बी को भी विभाजित कर रही है, ठीक है। और हम लोग परिमेय जो लिए थे रूट थ्री बराबर क्या था? ए बटे बी। रूट थ्री बराबर क्या था? ए बटे बी। हम लोग ये लेके चले थे कि ए और बी सह अभाज्य है, मतलब इसका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा एक के अलावा कोई और होने वाला नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसे प्रूफ किए तो देखिए ए जो है थ्री से भी विभाज्य हो रहा है और बी जो है वो भी थ्री से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब ए और बी को विभाज्य करने के लिए एक संख्या थ्री निकल के आया, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, फिर से ऊपर आते हैं, ध्यान से देखना है। हम लोग लिए थे कि ए बटे बी, ए और बी क्या है? सहअभाज्य है, एचसीएफ इसका वन था। तो एचसीएफ वन था मतलब इसके अलावा जैसे हम लोग ले लिए थ्री बटे फोर, तो थ्री बटे फोर का तो एचसीएफ वन आ गया ना। तो इसको अगर हम आगे भी सॉल्व करेंगे तो इसका एचसीएफ वन के अलावा कुछ और तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन वही जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए तो यहाँ पर क्या आ गया कि ए जो थ्री जो है ए को विभाजित करती है, ठीक है। और वही नीचे में क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास, ये ए को विभाजित करती है, यहाँ पर आ गया कि थ्री बी को विभाजित करती है। हम लोग लेके चले थे भाई कि ए बटा बी जो है ये सह अभाज्य है। यहाँ पर देखिए कि इसका कोई अभाज्य एक के अलावा कोई और इसका एचसीएफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर थ्री आ रहा है जो ए को विभाजित कर रहा है और थ्री आ गया जो बी को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है। हम लोग माने थे कि एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर निकल गया कि कम से कम तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है, यानी कि हमारा माना हुआ क्या हो गया? गलत। वही है, परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहअभाज्य है। हम लोग ऊपर माने थे कि ए बटे बी और ए और बी क्या है? सहअभाज्य है, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा एक और गुणनखंड निकल गया थ्री। इसका मतलब ए और बी सहअभाज्य है। ये मेरा गलत कथन हो गया। और ये कथन गलत कब हुआ? यह जो विरोधाभास है ये इस त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास कब हुआ? जब हम लोग मान लिए कि रूट थ्री क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऐसा माने तभी नहीं ये विरोधाभास प्रकट हुआ। इसका मतलब कि हमारा माना हुआ गलत है, मतलब रूट थ्री परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो परिमेय नहीं होगा तो भाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, वही हो गया। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रूट थ्री क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि उसको फिर से रिवाइज करना है। और ये थ्योरम, ये परिमेय, यही इसका मूल जड़ है, ठीक है। अभी आगे आते हैं, यहीं तक है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। आपके पास ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन कि टू माइनस रूट थ्री
बताओ कि ये परिमेय। 9th क्लास में पढ़े हैं कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो अपरिमेय होता है। तो ये भी क्या है, 2 - √3 क्या है, ये भी क्या है, अपरिमेय। अब बोलेगा इसको प्रूफ करिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है भाई कि परिमेय संख्या जो हम लोग a/b मान के चल रहे हैं, ये a और b दोनों क्या होता है, पूर्णांक। तो भाई पूर्णांक हम लोग पढ़े होंगे, चलिए -4 क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, 10 क्या है, एक पूर्णांक है। तो अगर हम एक पूर्णांक में कोई पूर्णांक जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, एक पूर्णांक 4 है, अगर इसमें हम कोई पूर्णांक जोड़ दिए, चलिए -5 को जोड़ दिए, तो रिजल्ट क्या आ गया, -1। तो -1 भी तो पूर्णांक ही आया ना, ठीक है। एक पूर्णांक है 3, इसमें हम घटा दिए -2 को, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, +5। तो +5 भी तो पूर्णांक आ रहा है। अगर हम इसमें किसी को गुना कर दिए, पूर्णांक में पूर्णांक को गुना किए, तो रिजल्ट भी क्या आ रहा है, पूर्णांक ही आ रहा है। तो ये ध्यान देना कि दो पूर्णांक को जोड़ते हैं तो रिजल्ट पूर्णांक, दो पूर्णांक को घटा रहे हैं तो भी रिजल्ट पूर्णांक, दो पूर्णांक को गुना कर रहे हैं तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है, पूर्णांक हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखना है कि अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि हाँ बताइए 2 - √3 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, तो इसको भी वही करेंगे कि मान लो कि 2 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है भाई, तो ये a/b के रूप में रहेगा, ठीक है, और a और b दोनों क्या है, पूर्णांक। अब यहाँ से निकालो मान, √3 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 का मान हो जाएगा 2, और ये माइनस में हो जाएगा a/b, इस तरीके से हो जाएगा। अब दो भाई क्या है, एक पूर्णांक है, और यहाँ a/b ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। हम लोग माने परिमेय संख्या में a और b क्या होता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक माइनस पूर्णांक, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा ना, रिजल्ट क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो बस इसी का इस्तेमाल करना है, बाकी आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ये हम लोग प्रूफ कर दिए। अब आ जाएगा उस तरीका से 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो देखने में ये हार्ड लग रहा है कि ये और हार्ड है, लेकिन ये इससे इससे आसान नहीं है, इससे ये बहुत आसान है। 2 + √3 क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस तरीके से, बताओ कि √2 √3 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी आसान है, सेम वही काम, जो रूट वाला है उसको रहने देना है, बाकी को उस तरफ भेज देना है। अब उस तरफ क्या है, a/b क्या था, उस तरफ पूर्णांक, तो पूर्णांक में जोड़ेंगे तो पूर्णांक, पूर्णांक में गुना करेंगे तो पूर्णांक, तो वो ज़्यादा आसान से सॉल्व हो जाएगा। तो ये सजेशन रहेगा कि इसको ध्यान से देखना है और इस बेसिस पर 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस खुद से करना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हो गया हमारे पास, ध्यान देने योग्य बातें। ये अशांत वाला ध्यान देना है, ठीक है, कि अशांत अशांत अपरिमेय संख्या में अशांत आवर्ती क्या होता है, ठीक है, 9 में पढ़ने का चीज़ है। ये बिल्कुल इस थ्योरम को रट लेना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि क्या ये बोलता है, ठीक है, बहुत आसान है। HCF LCM निकालना बहुत ईजी वे में है, ठीक है। ये फार्मूला से क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, इससे यूज करना है इसको। और ये तो कंफर्म रट ही लेना है कि भाई ये छोड़ना ही नहीं, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो ये आ जाए या तो प्लस माइनस करके आ जाए, लेकिन पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया वास्तविक संख्या, जो हमारा चैप्टर छूट चुका था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे जो ट्रायंगल के आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बने रहिए, रिविजन करते रहिए, धन्यवाद।